हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। दुर्गा पूजा से पहले मैया समान योजना की महिलाओं को सौगात। इस दिन खाते में आएंगे 2500 रुपये। मैया समान योजना के लाभुक के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल सभी लाभुक महिलाओं को सितंबर महीने की राशि 2500 रुपये दुर्गा पूजा से पहले मिल जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक 15 सितंबर के बाद जिला स्तर से इस राशि को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं अक्टूबर महीने की राशि भी दीपावली से पहले महिलाओं को मिल जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा सभी जिलों को नवंबर महीने तक की राशि आवंटित कर दी गई है। विभिन्न जिलों को 9,600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऐसा संभावना है कि 15 सितंबर के बाद यानी 16 सितंबर से महिलाओं के खाते में 2500 रुपये ट्रांसफर कर दी जाएगी और यदि 16 सितंबर से राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो लगभग एक सप्ताह के भीतर सभी लाभुक को इस योजना की राशि दे दी जाएगी। सीएम हेमंत ने अफसरों संघ किया पेशा नियमावली पर मंथन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अफसरों संघ सोमवार को पेशा कानून और संबंधित ड्राफ्ट नियमावली पर मंथन किया। बैठक में उन्होंने विभागीय सचिव और आला अधिकारी के साथ पेशा नियमावली के विभिन्न उपबंधों पर विस्तृत चर्चा की गई। सीएम ने विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पेशा नियमावली और विभागीय प्रावधान कहीं विपरीत तो नहीं है और इसमें किसी तरह की तकनीकी समस्या तो पैदा नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने विभागों को पेशा नियमावली के ड्राफ्ट को फिर से समीक्षा करने और अन्य विभागों को उस ड्राफ्ट पर अविलंब मंतव्य देने का निर्देश दिया गया है। पंचायती राज विभाग पेशा नियमावली के ड्राफ्ट की फिर से समीक्षा करेगा और अन्य विभागों से मंतव्य मांगेगा। सीएम ने कहा कि पेशा कानून के तहत किए गए उपबंधों पर क्रियान्वयन इस तरह हो जिससे राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की परंपरा को मजबूती मिले, साथ ही जनजातीय समुदाय का आर्थिक सामाजिक उत्थान और सशक्तिकरण हो सके। बताते चले कि 23 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट में पेशा नियमावली से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई होनी है। हजारीबाग में 1 करोड़ के इनामी सहित 3 नक्सलियों का इनकाउंटर, मारा गया सहदेव सोरेन। झारखंड में चल रहे नक्सल अभियान में पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। हजारीबाग पुलिस और कोबरा बटालियन के संयुक्त अभियान में 1 करोड़ के इनामी सहित 3 नक्सलियों को इनकाउंटर में मार गिराया गया है। पुलिस मुख्यालय सूत्रों के द्वारा तीनों नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। हजारीबाग के गोरहर थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। सर्च अभियान में तीनों नक्सली के शव बरामद कर लिया गया है। साथ ही मौके से 3 AK-47 भी बरामद किया गया है। मुठभेड़ की घटना हजारीबाग जिले के गोरहर थाना क्षेत्र के पाती तिरी के जंगल में हुई है। यह क्षेत्र बोकारो और गिरिडीह जिलों की सीमा से सटा हुआ है। मुठभेड़ कोबरा और हजारीबाग पुलिस की संयुक्त टीम और भाकपा माओवादियों के 1 करोड़ इनामी नक्सली सहदेव सोरेन के दस्ते के बीच हुई। जंगली इलाके में अभी भी सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे। माना जा रहा है कि मुठभेड़ में कुछ अन्य नक्सली भी घायल हुए हैं। इस कार्रवाई को झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा, क्योंकि सहदेव सोरेन कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा था और लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। झारखंड पुलिस ने सहदेव सोरेन पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। इस मुठभेड़ में CRPF के 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें हजारीबाग के एक निजी अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए लाया गया है। दोनों जवान खतरे से बाहर बताए रहे। चाईबासा में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर और सवारी गाड़ी की टक्कर में 3 की मौत, दर्जन भर घायल। सोमवार दोपहर हाट गम्हरिया साप्ताहिक बाजार से लौट रही सवारी गाड़ी कुइडा जंगल में ट्रेलर से आमने सामने टकरा गई। इस हादसे में गाड़ी चालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। मृतकों में चालक 42 वर्षीय चंद्रमोहन हेम्ब्रम, 30 वर्षीय रामू हाइबुरु, 28 वर्षीय केरा सिंकू शामिल है। घायलों में गोपाल सिंकू की स्थिति नाजुक बताई रही। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक छोटा मुँह लडिया पंचायत के रघुनाथपुर टोला महाली बुरु के ग्रामीण बाजार करने हाट गम्हरिया गए थे और दोपहर करीब 12 बजे लौटते वक्त यह दुर्घटना हुई। वन विभाग नर्सरी के पास अचानक ट्रेलर और सवारी गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि जीप में बैठे सभी लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही जगन्नाथपुर और हाट गम्हरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से कुमार टुंडी अस्पताल भेजा। अस्पताल पहुंचने से पहले ही चालक और 2 यात्री ने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह इलाका दुर्घटना प्रवण माना जाता है और यहाँ ट्रकों की तेज रफ्तार से आए दिन हादसे होते रहते हैं।
धनबाद में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला व उसके परिवार को बेरहमी से पीटने का आरोप। धनबाद सरायढेला थाना क्षेत्र के कोराडी कोला कुसमा में सोमवार को महिला से छेड़खानी का विरोध करना उसके परिवार को महंगा पड़ गया। आरोप है कि महिला के चचेरे ससुर ने महिला के साथ छेड़खानी की, लेकिन जब उसके परिवार वालों ने इसका विरोध किया तो चाचा ससुर ने सभी पर कुल्हाड़ी और डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड में बिना मान्यता वाले स्कूलों पर गिरेगी गाज। हाईकोर्ट आदेश के बाद सरकार ने नियम बदले। झारखंड में अब बिना मान्यता वाले स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में अहम संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के तहत यह तय कर दिया गया कि राज्य में संचालित हर स्कूल को मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी जो भी स्कूल अब तक बिना मान्यता के चल रहे थे उन्हें भी वैधता हासिल करनी होगी, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को अमल में लाने की शुरुआत कर दी है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक नियमावली में बदलाव के बाद एक सशक्त मॉनिटरिंग सिस्टम भी तैयार किया जा रहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी संस्थान बिना अनुमति के शिक्षा का व्यवसाय न कर सके। इसके लिए शिक्षा विभाग के पोर्टल में तकनीकी बदलाव किया जा रहा है। बताया गया कि सितंबर तक ये सभी बदलाव पूरे कर लिए जाएंगे और अक्टूबर से सभी स्कूल ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और बच्चों को बेहतर माहौल में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। अब तक बड़ी संख्या में ऐसे प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे थे जिनके पास वैध मान्यता नहीं था, लेकिन वे बच्चे से फीस वसूल कर पढ़ाई करा रहे थे। हाईकोर्ट के निर्देश और सरकार की सख्ती के बाद ऐसे संस्थानों को या तो नियमों का पालन करना होगा या फिर ताला लगाना होगा। कुर्मी समुदाय को चाहिए आदिवासी का दर्जा। रेल टेका डहर छेका की तैयारी। एसटी समाज को आपत्ति। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी समुदाय ने खुद को आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर फिर से आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ ऐसा पहली बार हुआ है कि कुर्मी की मांग के खिलाफ आदिवासी समुदाय ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया है। दोनों पक्षों में खींचतान शुरू हो चुकी है। एक पक्ष ने मांग नहीं पूरी होने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। रेल टेका डहर छेका का ऐलान किया गया है, तो आदिवासी संगठनों का कहना है कि ऐसा हुआ तो पूरे राज्य को शट डाउन कर दिया जाएगा। अब सवाल है कि दोनों पक्षों की क्या क्या दलीलें हैं, आखिर किस वजह से खींचतान हो रही है। टोटेमिक कुर्मी महतो समाज के बैनर तले झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोगों ने दिल्ली में जंतर मंतर के सामने एक दिवसीय धरना दिया था। दलील थी कि उन्हें न सिर्फ एसटी की लिस्ट में शामिल किया जाए, बल्कि कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। कहा गया कि 6 सितंबर 1950 को कॉरपोरेट घरानों के इशारे से इन्हें जनजातीय अधिकार से वंचित किया गया और पिछड़ी जाति की श्रेणी में डाल दिया गया। कुर्मी विकास मोर्चा के अध्यक्ष शीतल ओहदार ने बताया कि 1901 और 1911 में हुई जनगणना में कुर्मियों को एबोरिजिनल ट्राइब, 1921 में एनिमिस्ट ट्राइब और 1931 में प्रिमिटिव ट्राइब की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन आज़ादी के बाद अचानक उन्हें ट्राइब की श्रेणी से हटा दिया गया, क्योंकि यहाँ के खनिज पर पूंजीपतियों की हमेशा से नजर रही। लिहाजा तत्कालीन सरकार ने कुछ नेताओं की मिलीभगत से उन्हें शेड्यूल ट्राइब से हटाकर ओबीसी की लिस्ट में डाल दिया गया। अगर केंद्र सरकार कुर्मियों को फौरन एसटी की लिस्ट में नहीं डालती है तो पूरे झारखंड में चक्का जाम किया जाएगा। झारखंड में आंदोलन की राह पर सरकारी कर्मचारी। रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने की मांग। झारखंड में कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 साल करने की मांग तेज हो गई है। इस मांग को मनवाने के लिए कर्मचारियों ने झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉय फेडरेशन के बैनर तले 20 सितंबर को कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन बुलाया है। यह महासम्मेलन रांची स्थित जिला स्कूल मैदान में आयोजित होगा, जिसमें राज्य भर के करीब 50,000 सरकारी कर्मी शामिल होंगे। झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉय फेडरेशन यानी झारो टॉप के कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन में सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी जाएगी। प्रमुख मांगों में अन्य राज्य कर्मियों की तरह शिक्षक संवर्ग को एमएसपी का लाभ, केंद्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों को शिशु शिक्षण भत्ता का लाभ, राज्य कर्मियों की एनपीएस में जमा राशि को वापस लाने के लिए कदम उठाने, राज्य प्रशासनिक सेवा की सीमित परीक्षा में समस्त राज्य कर्मियों को बैठने का अवसर देना शामिल है।
कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन में इन सारे मुद्दों पर विचार विमर्श के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। हालांकि इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री से लेकर राज्य सरकार के मंत्री को भी आमंत्रित किया गया है, जिनके समक्ष कर्मचारी अपनी मांग को रखने की तैयारी कर रहे हैं। पर्यटकों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से खुलने जा रहा बेतला नेशनल पार्क ओपन सफारी का मिलेगा भरपूर मजा। वन्य जीव एवं जंगल का मजा लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। झारखंड का बेतला नेशनल पार्क 27 सितंबर से पर्यटक के लिए खोल दिया जाएगा। वन्य जीवों के प्रजनन को लेकर बेतला नेशनल पार्क में 1 जुलाई से लेकर 31 सितंबर तक पर्यटन गतिविधि पर रोक लगा दी जाती है। बेतला नेशनल पार्क के पर्यटन गतिविधि पर हजारों लोगों की आजीविका का उपार्जन भी निर्भर है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में नवरात्र है। नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक बेतला नेशनल पार्क घूमने के लिए पहुंचते हैं। पूरे मामले में बेतला नेशनल पार्क प्रबंधन ने हाई लेवल अथॉरिटी से मंजूरी लेते हुए 27 सितंबर से पार्क को खोलने की निर्णय लिया है। बेतला नेशनल पार्क में अब ओपन सफारी के माध्यम से पर्यटकों को घुमाया जाएगा। पार्क के अंदर दाखिल होने वाले सभी वाहनों को मॉडिफाई किया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व के उप निदेशक परजेश कांत जेना ने बताया कि नवरात्र समेत अन्य पर्व त्योहार को देखते हुए यह निर्णय लिया जा रहा। पर्यटन गतिविधि से कई लोगों को आर्थिक लाभ होता है और उनका परिवार भी चलता है। यही वजह है कि समय से पहले पार्क को खोलने की अनुमति ली जा रही। दरअसल बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। नेशनल पार्क में लोग बाघ, हाथी, बायसन, बंदर समेत कई वन्य जीवों को देखने के लिए पहुंचते हैं। वर्ष के अंतिम महीने में बेतला नेशनल पार्क में 40,000 के करीब बाहरी पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं। कई मौके पर विदेशी पर्यटक भी पहुंचते हैं, लेकिन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल के पर्यटक पहुंचते हैं। बेतला नेशनल पार्क प्रबंधन ने इस बार पर्यटन के लिए खास तैयारी की है। रांची में चौकीदारों को मिलेगा नियुक्ति पत्र, 16 सितंबर से होगी शुरुआत। रांची जिले में चौकीदार पद पर बहाली की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। लिखित व शारीरिक प्रक्रिया के बाद चुने गए उम्मीदवारों की चिकित्सीय जांच 25 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक कराई गई थी। इस जांच में सफल पाए गए अभ्यर्थी की अंतिम सूची तैयार की गई है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद कुल 251 अभ्यर्थी चौकीदार पद पर नियुक्ति के लिए चयनित हुए हैं। अब इन सभी चयनित उम्मीदवारों को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। नियुक्ति पत्र 16 सितंबर 2025 मंगलवार की सुबह 11:15 बजे रांची समाहरणालय ब्लॉक के कक्ष संख्या 207 में दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी चुने गए अभ्यर्थी से अपील की कि वे समय पर पहुंचे और साथ में अपना प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड और पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेकर आएं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि समय पर उपस्थित होकर सभी उम्मीदवार को अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करना जरूरी है। साथ ही पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए अभ्यर्थी से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की गई है। रांची पूर्णिया के यात्रियों के लिए खुशखबरी, 17 सितंबर से इंडिगो शुरू करेगी नई विमान सेवा। रांची और पूर्णिया के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। इंडिगो एयरलाइंस 17 सितंबर से रांची से पूर्णिया के लिए कोलकाता के रास्ते नई विमान सेवा शुरू करने जा रही है। यह सेवा फिलहाल प्रायोगिक तौर पर सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होगी। इंडिगो के अनुसार यह नई कनेक्टिविटी बिहार और झारखंड के यात्रियों के लिए यात्रा को अधिक सुगम और समय बचाने वाला बनाएगी। रांची से सुबह 7:40 में विमान कोलकाता के लिए रवाना होगी। कोलकाता से यह फ्लाइट दोपहर 1:40 में पूर्णिया पहुंचेगी। पूर्णिया से यह विमान दोपहर 2:30 बजे उड़ान भरकर कोलकाता जाएगा। फिर कोलकाता से उड़ान भरकर यह विमान रात 9:15 बजे रांची लौटेगा। इस सेवा के शुरू होने से रांची से पूर्णिया की यात्रा अब तेज, सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगी। वर्तमान में रांची से पूर्णिया के लिए केवल एक ट्रेन रांची पूर्णिया कोट एक्सप्रेस उपलब्ध है, जबकि बस यात्रा लंबी और थकाऊ मानी जाती है। 2027 तक एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस होगा रांची रेलवे स्टेशन। राजधानी रांची का रेलवे स्टेशन जल्द ही एयरपोर्ट की तरह आधुनिक और आकर्षक रूप लेगा। रेलवे का सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्टेशन के दक्षिणी हिस्से का काम लगभग पूरा हो गया है और इसे मार्च 2026 तक यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद उत्तरी हिस्से का निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसे 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं, हर प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट,
एक्सीलेटर और रैंप की सुविधा। कुल 19 लिफ्ट और 16 एक्सीलेटर लगाए जाएंगे। दक्षिणी हिस्सों में फिलहाल 1 लिफ्ट और 1 एक्सकलेटर है, जिसे बढ़ाकर 4 लिफ्ट और 3 एस्केलेटर कर दिया जाएगा। बच्चों के लिए गेम जोन और यात्रियों के लिए फूड कोर्ट की उपलब्ध होगी। स्टेशन के बाहर 13,980 वर्ग फीट में फैली पार्किंग की सुविधा होगी। इसमें कार, बाइक, ऑटो रिक्शा, एम्बुलेंस और बसों के लिए जगह उपलब्ध होगी। एक साथ 600 गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। यात्रियों के मनोरंजन के लिए PVR फिल्म थिएटर भी बनाया जा सकता है। हेमंत सरकार का मास्टर स्ट्रोक, राज्य में खुलेंगे 700 अबुआ मेडिकल स्टोर। सीएम से मिले मंत्री इरफान अंसारी। देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की तैयारियां झारखंड में जोरों पर है। इस राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को इंदौर, मध्य प्रदेश से करेंगे, जबकि झारखंड में पंचायत स्तर से लेकर मेडिकल कॉलेज तक हर जगह स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। अभियान के तहत विशेष फोकस महिला और किशोरियों के स्वास्थ्य पर होगा। राज्य भर में आयोजित होने वाले इन कैंपों में ब्लड डोनेशन, BP, शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों की मुफ्त स्क्रीनिंग अनिवार्य रहेगी। साथ ही महिलाओं को पोषण और आहार संबंधी विशेष जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आभा कार्ड, आयुष्मान कार्ड और दिव्यांग कार्ड जैसे स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज मौके पर ही बनाए और वितरित किए जाएंगे। अभियान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। बैठक में स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह और NHM निदेशक शशि प्रकाश झा भी मौजूद रहे। मंत्री जी ने मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने एक अहम घोषणा करते हुए निर्देश दिया कि पूरे राज्य में अबुआ मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे, ताकि गरीबों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई जा सके। पहले चरण में 700 अबुआ मेडिकल स्टोर स्थापित होंगे। अगले चरण में और अधिक स्टोर खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के हर सुदूर इलाके तक दवाइयां पहुंचे और इलाज के अभाव में किसी गरीब की जान न जाए। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी की संवेदनशील पहल झारखंड के गरीबों को मजबूत बनाएगी। अब दवाई के अभाव में किसी की जान नहीं जाएगी। झारखंड में यह अभियान केवल स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि महिलाओं और परिवारों के सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा। मनरेगा कर्मियों की लंबित मांगों पर जोर, सरकार को 15 नवंबर तक अल्टीमेटम, मजदूरों पर पड़ेगा असर। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अपनी लंबित मांगों पर 15 नवंबर तक पूरा नहीं किया तो वे राज्यव्यापी आंदोलन के साथ हड़ताल भी शुरू करेंगे। मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर जाने से अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आम बागवानी, कूप निर्माण जैसी योजनाएं प्रभावित होंगी और करीब 50 लाख मजदूरों को काम नहीं मिल पाएगा। दरअसल मनरेगा में संविदा कर्मी मजदूरों की उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज करते हैं। यदि कर्मी हड़ताल पर जाते हैं तो यह प्रक्रिया रुक जाएगी और इससे कामकाज ठप पड़ सकता है। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने बैठक में संगठन विस्तार और लंबित मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन की रूपरेखा भी तय की है। बीते दिनों हुई बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे ने कहा कि मनरेगा कर्मी 18 वर्षों से सेवा दे रहे, लेकिन उन्हें आज भी केवल अल्प मानदेय पर काम करना पड़ रहा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि नए नियमों के जरिए मनरेगा को लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही। मनरेगा कर्मियों ने सरकार के समक्ष अपनी कई महत्वपूर्ण मांगें दोहराई, जिनमें सेवा स्थायीकरण, उचित वेतनमान, सेवा शर्त नियमावली में सुधार, ग्रेजुएटी व पेंशन, मकान किराया भत्ता, ग्रुप बीमा और मृत्यु मुआवजा, अनुकंपा आधारित नौकरी, शिक्षा भत्ता, दैनिक यात्रा भत्ता। गिरिडीह के निमिया घाट में होटल से 1040 गैलन कच्चा स्प्रिट बरामद, 5 लोग गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाना क्षेत्र के हेठ नगर के पास एक होटल से उत्पाद विभाग व पुलिस की टीम ने छापेमारी कर करीब 1040 गैलन यानी 20,000 लीटर कच्चा स्प्रिट बरामद किया है। छापेमारी में पटना मद्य निषेध इकाई, रांची ATS व निमिया घाट पुलिस की टीम शामिल थी। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से स्कॉर्पियो व एक कार को पुलिस ने जब्त किया। इस गोरख धंधे में और कौन कौन लोग शामिल है इसका भी पता लगाया रहा। यह छापेमारी रविवार देर रात से
यह छापेमारी रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक चली। एटीएस की टीम ने अवैध शराब के धंधे में लिप्त 5 लोगों को गिरफ्तार कर स्प्रिट के गैलनों के साथ निमिया घाट पुलिस को सौंप दिया। बताया जाता है कि जुलाई महीने में नालंदा के बीना थाना में कच्चे स्प्रिट लदे एक वाहन को पुलिस ने पकड़ा था। इसके चालक की निशानदेही पर बिहार की मद्य निषेध इकाई व रांची एटीएस की टीम ने निमिया घाट पुलिस के सहयोग से उक्त होटल में छापेमारी की। 3 इनामी नक्सली मारे जाने के बाद अमित शाह ने कहा, बोकारो क्षेत्र से नक्सलवाद पूरी तरह से हो गया समाप्त। हजारीबाग में 3 इनामी नक्सली मारे गए हैं। इस ऑपरेशन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज झारखंड के हजारीबाग में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और राज्य पुलिस की ज्वाइंट टीम को एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। इस अभियान में 1 करोड़ का इनामी कुख्यात नक्सली कमांडर सीसीएम सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश को ढेर किया गया। साथ ही 2 अन्य इनामी नक्सली रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल और बिरसेन गंजू उर्फ राम खेलावन को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इस ऑपरेशन के बाद उत्तरी झारखंड के बोकारो क्षेत्र से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया। जल्द ही पूरा देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त होगा। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज। बीजेपी ने सरकार की मंशा पर उठाया सवाल। झारखंड में नगर निकाय चुनाव एक पहेली बनकर रह गई है। राज्य सरकार हाईकोर्ट के समक्ष बार बार जल्द चुनाव कराने की बात कर रही, लेकिन हकीकत यह है कि जो तैयारियां होनी चाहिए वो धरातल पर नहीं दिख रही। हालात यह है कि उनके ऊपर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, वह पद ही खाली पड़े हैं। इन सब के बीच झारखंड हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद एक बार फिर राज्य में निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रशासनिक स्तर पर सरकार द्वारा 14 अक्टूबर से पहले बड़ा निर्णय लिए जाने की तैयारी की जा रही। संभावना यह है कि बीते 25 मार्च से खाली पड़े राज्य निर्वाचन आयोग के मुखिया यानी आयुक्त की घोषणा हो जाए। झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर अध्यक्ष विहीन राज्य निर्वाचन आयोग इन दिनों वोटर लिस्ट विखंडन और वार्डों के पुनर्गठन के कार्य में जुटा है। यह दूसरी बार है जब राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट का विखंडन करने में जुटा है। इससे पहले 2024 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची को आधार बनाकर मतदान करने की तैयारी की गई थी, लेकिन सरकार की अनुमति नहीं मिलने की वजह से यह प्रयास बेकार साबित हुआ। उसके बाद जनवरी 2025 में प्रकाशित वोटर लिस्ट के आधार मानते हुए राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची विखंडन कार्य में जुटा, जिसके तहत अक्टूबर 2024 तक 18 साल पूरे करने वाले युवाओं को मतदाता माना जाएगा। इधर बीजेपी ने आरोपों पर पलटवार करते हुए जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सरकार चुनाव कराने को लेकर संकल्पित है और जल्द ही इस पर निर्णय होगा। उन्होंने बताया कि सभी औपचारिकता पूरी की जा रही और साल के अंत तक निकाय चुनाव कराना प्रस्तावित है। बहरहाल सियासी बयानबाजी के बीच झारखंड में नगर निकायों का चुनाव करीब 2.5 साल से लंबित है। इन नगर निकायों के कामकाज की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों के ऊपर है। बायोमेडिकल कचरा के मामले में जवाब के लिए रिम्स ने हाईकोर्ट से मांगा समय। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में बायोमेडिकल कचरे को सामान्य कचरे के साथ मिलाने के मामले पर सुनवाई हुई। सोमवार की सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए भी अतिरिक्त समय की मांग की गई है, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए सुनवाई को 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच में हुई। इस संबंध में झारखंड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस संस्थान के द्वारा याचिका दाखिल की गई है। पिछली सुनवाई में अदालत ने रिम्स को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। मुख्य सचिव पद की दौड़ में शैलेश कुमार सिंह का नाम सबसे आगे। राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी 30 सितंबर को रिटायर हो रही। अब उनके लिए मात्र 7 कार्य दिवस शेष है। 16 से 30 सितंबर के बीच 8 दिन छुट्टी है। सचिवालय में शनिवार और रविवार को छोड़ 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा, 22 सितंबर को कलश स्थापना, 29 सितंबर को महासप्तमी और 30 सितंबर को महानवमी की छुट्टी है। इस कारण राज्य सरकार के मुख्य सचिव का चयन कर लेने का समय तेजी से नजदीक आता जा रहा। दूसरी ओर नए मुख्य सचिव को लेकर ब्यूरोक्रेसी के अलावा राजनीतिक क्षेत्रों में भी चर्चा और अनुमान का दौर तेज है। वैसे सत्ता के गलियारे की माने तो फिलहाल नए मुख्य सचिव के दौड़ में 1991 बैच के आईएएस अधिकारी शैलेश कुमार सिंह का नाम सबसे ऊपर है। शैलेश कुमार सिंह फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है और केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव हैं। हालांकि इसमें छोटी सी तकनीकी पेंच है। शैलेश कुमार सिंह की सेवा को केंद्र सरकार झारखंड सरकार को सुगमता से लौटा दे। धनबाद झरिया में
कोयला लदा हाईवा अनियंत्रित होकर पलटा, बाल बाल बचा चालक और खलासी। धनबाद झरिया के भौरा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत बीसीसीएल एरिया नंबर 11 में सोमवार की सुबह भौरा हाई स्कूल मोड़ ताड़ी गोदाम के समीप कोयला लोड एक हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक और खलासी बाल बाल बच गया। गनीमत रहेगी हाईवा किसी घर में नहीं टकराया, नहीं तो बड़ी हादसा हो सकती थी। वहीं हाईवा पलटने की खबर मिलते ही मौके पर स्थानीय लोग की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना भौरा ओपी पुलिस को दी। सूचना पाकर ओपी प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद से हाईवा को सड़क से हटाने का काम शुरू किया। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि भौरा 4A पेच से कोयला लौट कर हाईवा चालक अधिक ट्रिप लगाने की होड़ में तेज गति से गाड़ी चलाते हैं, जिसके कारण अक्सर इस तरह की दुर्घटनाएं घट रही है। उन्होंने बीसीसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन से मांग की कि कोयला लदे हाईवा वाहनों की गति पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं से बचा जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाटा मोटर्स प्रतिनिधि मंडल की शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कांकेर रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में टाटा मोटर्स लिमिटेड के एक प्रतिनिधि मंडल से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को हाइड्रोजन इंजन और इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माण के क्षेत्र में टाटा मोटर्स द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति से अवगत कराया। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कंपनी की आगामी योजनाओं और नवीन गतिविधियों की भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, दुमका में मां के साथ नहाने गई किशोरी के तालाब में डूबने से मौत। दुमका जिले के रामगढ़ में जितिया पर्व पर रविवार को मां के साथ तालाब में नहाने की किशोरी की डूबने से मौत हो गई। घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के सारमी गांव की है। मृतक की पहचान रामगढ़ बाजार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत विष्णु मेहतर की बेटी लक्ष्मी कुमारी के रूप में हुई है। बताया गया कि विष्णु मेहतर की पत्नी अपनी बेटी के साथ जितिया पर्व पर शाम करीब 4 बजे सारमी गांव स्थित तालाब पर स्नान करने गई थी। नहाने के दौरान बेटी लक्ष्मी कुमारी तालाब के गहरे पानी में चली गई और डूब गई। शोर मचाने पर स्थानीय लोग जुटे और तालाब से किशोरी को निकालकर रामगढ़ के निजी क्लिनिक ले गए। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पर्व की खुशियां मातम में बदल गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। झारखंड में कांग्रेस को मजबूत करने संथाल पहुंचे के राजू, जिला अध्यक्षों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू सोमवार को देवघर पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। के राजू जिंदाबाद के नारे लगाए गए। के राजू संथाल क्षेत्र में पार्टी को सशक्त बनाने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। मीडिया से बात करते हुए के राजू ने कहा कि कांग्रेस झारखंड की सभी सीटों पर मजबूत प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि वह संथाल क्षेत्र के सभी जिलों अध्यक्षों के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद वह पूरे राज्य के नेताओं के साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में व्यापक चर्चा करेंगे। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने SIR के खतरे को देखते हुए बूथ स्तर के एजेंटों को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्षों से मिलने के बाद वह ग्रामीण स्तर पर बूथ लेवल की बैठक भी करेंगे। फिलहाल वह देवघर एयरपोर्ट से सीधे संथाल के पाकुड़, साहिबगंज, दुमका और गोड्डा जिलों का दौरा करेंगे और वहां के पार्टी कार्यकर्ताओं से राय लेंगे। 1/3 खाली पदों पर ही अभी नियुक्ति करेगी सरकार। कार्मिक को कैबिनेट की स्वीकृति लेने का निर्देश। राज्य सरकार फिलहाल 1/3 खाली पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का सैद्धांतिक फैसला किया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इसको लेकर एक प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव को भेजा गया था। जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रस्ताव तैयार कर उस पर कैबिनेट की स्वीकृति लेने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि इससे पहले भी कार्मिक विभाग इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार्मिक विभाग दूसरे विभागों में 1/3 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजने का निर्देश नहीं दे सकता था। कार्यपालिका नियमावली के अनुसार एक से अधिक विभागों से जुड़े मामले में मुख्य सचिव की स्वीकृति या सहमति आवश्यक है। फिर क्रमवार ढंग से सरकार शेष रिक्त पदों के लिए विभागों से अधियाचना मांगकर JPSC या JSSC को प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देगी। यहाँ मालूम हो कि वित्त विभाग के एक आंकड़े के अनुसार राज्य में लगभग 1.5 लाख स्वीकृत पद खाली है। इस तरह 1/3 नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने पर वर्तमान में 40 से 50 हजार पदों पर ही
नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। इनमें सबसे अधिक लगभग 38,000 प्राथमिक शिक्षा, लगभग 30,000 स्वास्थ्य एवं चिकित्सक शिक्षा विभाग, लगभग 29,000 गृह विभाग में पद खाली है। माध्यमिक शिक्षा विभाग को जोड़ दे तो इन चारों विभागों में ही लगभग 1 लाख पद खाली है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक राज्य सरकार फिलहाल गैर योजना मद का बोझ लेने से बचना चाहती है। मालूम हो कि वेतन भत्ता जैसे खर्च गैर योजना मद में आते हैं। 2008 के बाद दूसरी बार होगी झारखंड पात्रता परीक्षा। जेपीएससी ने निकाला विज्ञापन। जेईटी यानी झारखंड पात्रता परीक्षा आयोजित करने की हरी झंडी मिल गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। करीब 17 वर्ष के बाद आयोजित हो रही इस परीक्षा के लिए 16 सितंबर से 6 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 8/2025 के संबंध में आवश्यक सूचना जारी करते हुए झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 का विज्ञापन जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इससे पहले जेईटी राज्य गठन के बाद 2008 में पहला और आखिरी हुआ था, जो विवादों में रहा और अब भी सीबीआई जांच में है। इस परीक्षा का सबसे बड़ा पैमाना यह होगा कि इसमें केवल 6% अभ्यर्थी ही क्वालिफाई माने जाएंगे। जेपीएससी ने इस परीक्षा के लिए एकमात्र केंद्र रांची की घोषणा की है। हालांकि विद्यार्थी अधिक होने पर रांची के अलावा अन्य शहरों में भी केंद्र रखे जाएंगे। अभ्यर्थियों से परीक्षा के लिए 3 शहर का नाम माना जाएगा। इसके अलावा इस परीक्षा में क्वालिफाई अंक भी आयोग ने निर्धारित कर दिया है। इसके तहत सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 40% और एसटी एससी बीसी के लिए 35% अंक निर्धारित किया गया है। इस परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जो स्नातकोत्तर स्तर पर निर्धारित किसी विषय में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 55% अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं अन्य कैटेगरी के लिए 50% है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क भी निर्धारित कर दी है। इसके तहत सामान्य वर्ग के लिए 575 रुपये, BC1 BC2 EWS के लिए 300 रुपये और अन्य वर्ग के लिए 150 रुपये निर्धारित है। परीक्षा इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आयोजित किए जाएंगे। धनबाद के झरिया PHC से 40 लाख के उपकरण चोरी मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 2 गिरफ्तार। धनबाद झरिया के ऊपर कुली स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से करीब 40 लाख रुपए के चिकित्सक उपकरण व अन्य सामान की चोरी की गुत्थी सुलझा ली गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम ने सोमवार को झरिया थाना में प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि चोरी की यह घटना 12 सितंबर को दर्ज की गई थी। इस मामले में झरिया थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया था। टीम ने लगातार छापेमारी कर चोरी किए गए अधिकतर उपकरण व चोरी की गई सामग्री बरामद कर ली। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।